ईवीएम के जो सवाल है ये दो तरीके से मैं इसको देखता हूँ। ईवीएम हैक हो सकता है, हैक होता है क्या, मैनिपुलेट किया जा सकता है क्या मास लेवल पे, इस पे सवाल उठाने का ये मकसद है कि ताकि इसमें कोई सुझाव या फिर कुछ सुधार आए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कई इलेक्शन जो बीत गए हैं वो गलत साबित हो या फिर उसमें कुछ गड़बड़ था, ये नहीं है। स्टार्टिंग में हम अलग-अलग बैलेट बॉक्सेस में इलेक्शन कराते थे, 52 और 57 में हर एक कैंडिडेट के लिए अलग बक्सा होता था। सवाल उठता था कि जो काउंटिंग के टाइम पे जो एरर क्या होता है, मैनुअल काउंटिंग होगा तो उसमें जो एरर, पहली बात तो इनवैलिड होगा कि वैलिड होगा, और वैलिड वोट की काउंटिंग में क्या एरर्स आ सकते हैं। बूथ कैप्चरिंग तो मैं नहीं मानता हूँ। बूथ कैप्चरिंग पहले भी अगर हमारी मतलब सिक्योरिटी प्रेजेंस अच्छा हो तो बूथ कैप्चरिंग तभी नहीं हो सकता और अभी भी नहीं हो सकता, तो वो सेकेंडरी है। पर बैलेट स्टफिंग जिसको कहा जाता है कि मास लेवल पे करते, वो एक क्योंकि पेपर डालना ही था, कोई चेक अदरवाइज नहीं था। ये 3 मुद्दे थे जो बैलेट उसके खिलाफ लोग सवाल उठाते थे, और उसी में 80s में पहली बार ईवीएम लेके आया, ट्राई किया, और फिर 97 में एक प्रॉपरली इनिशियली उसको एक लीगल बैकग्राउंड देके शुरू किया, और 2004 का जो इलेक्शन है, जो मेरे ख्याल से पहला लोकसभा इलेक्शन था जो 100% ईवीएम से हुआ हो। कोई मीटिंग के लिए बात करे या फिर समझने की कोशिश करे तो एक डिसमिसिव स्टैंड हो रहा है, तो वहां पे लोगों को, और जब ट्रस्ट या फिर वो पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलता है संस्था से, कभी ये नहीं हुआ था कि कभी बैलेट बॉक्स पे सवाल नहीं उठाएगा, ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएगा, ये वीवीपैट पे सवाल नहीं उठा सकते, ऐसे कभी नहीं था। हम सवाल उठा सकते थे। ये पहली बात मैं करना चाह रहा हूँ कि दो डिफरेंस आया है। और कम इस बात पे जो सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स डिजाइन, चाहे इंटरनल डिजाइन हो चाहे सॉफ्टवेयर कोड हो, कमीशन ने एक राय और एक स्ट्रैटेजी अपना है, वो है सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्यूरिटी। नमस्कार साथियों, डीबी डायलॉग में आपका स्वागत है एक लंबे अरसे के बाद। और आप देख रहे होंगे कि एक स्लिंग लगा हुआ है। पिछले कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी रिकवरी पे हूँ। देश चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर है। चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी, एनडीए की तरफ से भी। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी हाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भी सामने आया, वो ईवीएम का मुद्दा है। कई साल से चल रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कन्नन गोपीनाथ। कन्नन गोपीनाथ जी, आपका स्वागत है। और इनके बारे में बता दें, कन्नन गोपीनाथ बहुत यंग आईएएस और कई जिलों के कलेक्टर भी रहे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे, और फिर इन्होंने 2019 में गोपीनाथ जी आपने आईएएस से इस्तीफा दिया और अब तमाम तरीके के सामाजिक कार्यों में हैं। और ख़ास जो आज बातचीत का जो मौजू है गोपीनाथ जी से, वो है ईवीएम का सवाल। और कन्नन गोपीनाथ जी क्योंकि इंजीनियर भी हैं और चिप के आर्किटेक्चर और वेरिफिकेशन के इंजीनियरिंग इन्होंने किया है, तो ईवीएम की जो आर्किटेक्चर है, जो हार्डवेयर है, उसकी भी खासी मालूमात कन्नन साहब को है और सवाल उठाते रहे ईवीएम पर। तो कन्नन गोपीनाथ जी, सबसे पहले तो आपका इंडिया डायलॉग में स्वागत है। और क्योंकि आप बहुत से मुद्दों पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज हम आपसे बात ईवीएम के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक ईवीएम के बारे में जो शंकाएं हैं उसको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। और लोकतंत्र में हम सबको मताधिकार का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसमें निहित ये भी है कि हमने किसको वोट दिया है वो हमारे कंट्रोल में हो, यानी जो हमने वोट दिया उसकी गिनती भी हो, जो ईवीएम के माध्यम से नहीं हो पा रहा है। यानी हो तो रही होगी गिनती, लेकिन हमको मालूम नहीं है, मतदाता को नहीं मालूम है कि उसकी गिनती हो रही है कि नहीं हो रही है, कि ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। बैलेट पेपर में ये सुनिश्चित होता था। तो दोनों सिस्टम की बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने तमाम चुनावी अपने पत्रकारिता में बैलेट पेपर के ज़माने की पत्रकारिता भी देखी है, इलेक्शन कमीशन को भी कवर किया है सेशन के ज़माने में। जब ईवीएम इंट्रोड्यूस किया तो भी मैं इलेक्शन कमीशन कवर करता था, बतौर करस्पॉन्डेंट। तो मैंने भी इस यात्रा को देखा है। तो सबसे पहले तो सवाल कि ईवीएम पे जो सवाल है उनको कैसे आप देख रहे हैं गोपीनाथ जी, क्योंकि क्या ईवीएम पे भरोसा 100% किया जा सकता है? देखिए, इसका जो
ईवीएम के जो सवाल है ये दो तरीके से मैं इसको देखता हूँ। एक तो जो है रिजल्ट के बेसिस पे कई बार हम उस पे शंकाएं करते हैं ना, कि जो हम हमें कहीं पे मान लीजिए एक पार्टी को उम्मीद होता है कि वो इधर से जीतने वाले थे और हार गए, तो हमें शक होता है कि शायद ईवीएम के कारण हम हार गया हो। तो एक होता है कि रिजल्ट के बेसिस पे कि हमें रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है, तो क्या प्रोसेस गलत तो नहीं था, ये एक सवाल उठता है। और दूसरा इसी के अनुबंध में यही उठता है कि हैक ईवीएम हैक हो सकता है, हैक होता है क्या, मैनिपुलेट किया जा सकता है क्या मास लेवल पे, एक बड़ा इसके पीछे कोई माफिया चलता होगा जिसको वोट इस तरह इधर से उधर करते होंगे। तो ये दो सवाल जो है, सॉरी, ये जो सवाल जो है, इससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। ये जो शंकाएं हैं कि रिजल्ट के बेसिस पे प्रोसेस को जो परखने वाली जो बात है, या फिर उस पे हमें शंका जताने वाली जो बात है, जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस के ही एज ए स्टैंड अलोन प्रोसेस को ही उस पे हमें चर्चा करना चाहिए कि क्या जो रिक्वायरमेंट है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन की रिक्वायरमेंट ईवीएम बेस्ड प्रोसेस पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे तो चाहे रिजल्ट इधर हो या उधर हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर नहीं पड़ना चाहिए। और नहीं कर पा रहे तो जो है वो प्रोसेस को एज सच इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये ना ही कोई इस पे सवाल उठाने का ये मकसद है कि ताकि इसमें कोई सुझाव या फिर कुछ सुधार आए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कई इलेक्शन जो बीत गए हैं वो गलत साबित हो या फिर उसमें कुछ गड़बड़ था। ये नहीं है कभी भी इलेक्शन का जो इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाने का। क्योंकि आपने जैसे बताया, स्टार्टिंग में हम अलग अलग बैलेट बॉक्सेस में इलेक्शन कराते थे, 52 और 57 में हर एक कैंडिडेट के लिए अलग बक्सा होता था। बाद में फिर आया कि एक बक्सा अलग बैलेट पेपर जिसमें लोग वोट करते थे। और उस टाइम काफी सारे ये मुद्दे आते थे कि इनवैलिड वोट का एक मुद्दा आता था कि आप वोट डाल दिया, मान लीजिए आपका जो टप्पा है वो आधा इधर आधा उधर हो गया, या फिर थोड़ा बाहर हो गया, या फिर पेपर थोड़ा खराब हो गया, तो इनवैलिड वोट का जो संख्या है वो बैलेट बेस्ड वोटिंग में ज्यादा आता था। और दूसरी जो बात थी वो एक सवाल उठता था कि जो काउंटिंग के टाइम पे जो एरर क्या होता है, मैनुअल काउंटिंग होगा तो उसमें जो एरर, पहली बात तो इनवैलिड होगा कि वैलिड होगा, और वैलिड वोट की काउंटिंग में क्या एरर्स आ सकता है। और तीसरी जो कई बार बात होती है कि जो बैलेट स्टफिंग जो होती थी, जो बोगस वोट या फिर बैलेट स्टफिंग जिसको आप कहे, बूथ कैप्चरिंग तो मैं नहीं मानता हूँ। बूथ कैप्चरिंग पहले भी अगर हमारी मतलब सिक्योरिटी प्रेजेंस अच्छा हो तो बूथ कैप्चरिंग तभी नहीं हो सकता, और अभी भी नहीं हो सकता, तो वो सेकेंडरी है। पर बैलेट स्टफिंग जिसको कहा जाता है कि मास लेवल पे करते, वो एक क्योंकि पेपर डालना ही था, कोई चेक अदरवाइज नहीं था। ये तीन मुद्दे थे जो बैलेट उसके खिलाफ लोग सवाल उठाते थे। और उसी में 80s में पहली बार ईवीएम लेके आया, ट्राई किया, और फिर 97 में एक प्रॉपरली इनिशियली उसको एक लीगल बैकग्राउंड देके शुरू किया। और 2004 का जो इलेक्शन है, जो मेरे ख्याल से पहला लोकसभा इलेक्शन था जो 100% ईवीएम से हुआ हो इंडिया में, 2004 और 2009 के इलेक्शंस जो है ईवीएम से हुआ। साहब, मेरी और कुछ ईवीएम को लेकर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे शंकाएं हैं। हाँ जी, एक एक करके उन इश्यूज को आपसे हम क्लैरिफाई करते हैं। बैलेट पेपर पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बैलेट हाँ पेपर जी, का भी हमने देखा, और मिक्सिंग वाला बैलेट पेपर भी टीएन सेशन के जमाने में आया, उस पर हाँ भी जी, हाँ चर्चा जी, हाँ जी, करेंगे कि वो उसका क्या जरूर, एडवांटेज था। जरूर। एक तो देखिए, बैलेट पेपर जब होता था तो क्योंकि आप रिटर्निंग, बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप रिटर्निंग हाँ, ऑफिसर भी रहे हैं, हाँ आपने जी, हाँ जी, चुनाव कराए हैं, हाँ जी, तो आपका तजुर्बा बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन की ट्रेनिंग भी मिलती है। हाँ जी, वही मालिक होता है चुनाव का, ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो लेवल पे। कॉन्स्टिट्यूंसी तो पे, हाँ जी, हाँ जी, कंस्टिट्यूंसी में अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन जब बैलेट पेपर छपवाता था तो कहाँ छप रहा है, बॉक्सेस हम्म, कहाँ बन रहे हैं, बॉक्सेस हम्म, स्टोर कहाँ हो रहे हैं, हम्म, उसकी निगरानी कहाँ है, वो पूरा इलेक्शन कमीशन के कमांड कंट्रोल में होता था। हाँ जी, अब ईवीएम है, ईवीएम दो पब्लिक सेक्टर कंपनीज की है, यस, ईसीआईएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वेल, ये दोनों कंपनियां इलेक्शन कमीशन के अधीन नहीं है, नहीं है, अलग अलग मंत्रालयों के साथ में है, उनके हाँ कर्मचारी जी, इलेक्शन कमीशन के अधीन नहीं है। यस, जहां पे ईवीएम रखी जाती है वो कलेक्ट्रेट है, वो राज्य सरकारों के अधीन है।
तो बहुत सारे इसमें जो इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल है वो, अब जैसे मान लीजिए कि उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसके सॉफ्टवेयर में ये दोनों कंपनियां जो सॉफ्टवेयर अपडेट करती हैं या उन्होंने एल्गोरिथम डाला है उसके अंदर, उसका सोर्स कोड जो है वो पब्लिक नहीं है, ओपन ओपन सोर्स नहीं है, एग्रीड। ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। इलेक्शन या कमीशन उसको नहीं मालूम है, उसकी जानकारी नहीं है इलेक्शन कमीशन को। यस। जब जब उसमें फाइनल 15 दिन, इलेक्शन के 15 दिन पहले हाँ जी। जब उसमें कैंडिडेट के नाम एंटर होते हैं वीवीपैट के लिए, उसमें भी वही टेक्नीशियंस करते हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं करता है। तो इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल नहीं है, सवाल इस बात का है। जरा इस बात को समझाएं आप जरा कि ये पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है। हाँ, प्रोसेस वही एक्चुअली उसी पे वीवीपैट पे ही आ रहा था मैं, कि वीवीपैट और जो ईसीआई ईवीएम के जो मुद्दे थे, पर उससे एक सेकंड में बैक जाऊंगा कि क्योंकि जी जी 2004 और 9 के बाद इसलिए कहा कि 2 बार इलेक्शन कराया ईवीएम पे, तो कई सारे ओपोजिशन पार्टीज को उस वक्त, जो ओपोजिशन पार्टीज थे उनको शंकाएं हुई और उन्होंने कमीशन को चिट्ठी लिखा, उन्होंने किताबें पब्लिश की, सुप्रीम कोर्ट गए। तो कमीशन ने उस वक्त क्या किया था 2010 में कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी कि देखिए, अगर इलेक्शन में कुछ पार्टियों को अगर शंका है, कुछ इलेक्शन की पार्टीज को शंका है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आप लोग हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, आप सवाल ही मत उठाइए। जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें सबकी भरोसा होना चाहिए एक चुनावी प्रक्रिया पे। तो उस वक्त सबको बुलाया था। मैं इसलिए थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि क्यों अभी इतना ज्यादा कन्फ्रंटेशनल हो गया है इस मुद्दा, क्योंकि 2010 में सबको बुलाए थे और उनके सुझाव लिए गए थे कि कैसे हम इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और एक सुझाव था जो वीवीपैट बन के आया था, जो कि फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया और आगे जाके 2019 में पहले लोकसभा इलेक्शन था जिसमें पूरी तरीके से वीवीपैट से हुआ है। बीच में छोटा छोटा अलग जो असेंबली इलेक्शन थे जिसमें वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। अभी बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशनल हो रहा है क्योंकि रेस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है। कमीशन को अगर कोई चिट्ठी लिखे, कोई मीटिंग के लिए बात करे या फिर समझने की कोशिश करे, तो एक डिसमिसिव स्टैंड हो रहा है। तो वहां पे लोगों को, और जब ट्रस्ट या फिर वो पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलता है संस्था से, तो बाकी प्रोसेस पे भी शक आने नेचुरल है, क्योंकि आप अकोमोडेट नहीं कर रहे हमारे कंसर्न्स या किसी जिसका जो भी सवाल उठा रहे हैं उनकी कंसर्न्स को। तो ये फर्क मैं पहले एक्चुअली बताना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन की जो हमारी प्रोसेस है वो चेंज नहीं हुआ है। हर 10-15 साल में लोग उस पर सवाल उठाए और उस पर सुझाव आया है, और उस सुझाव लिए गए और सुधार हुआ है, और ये प्रोसेस चलते रही है। कभी ये नहीं हुआ था कि कभी बैलेट बॉक्स पर सवाल नहीं उठाएगा, ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएगा, ये वीवीपैट पे सवाल नहीं उठा सकते, ऐसे कभी नहीं था। हम सवाल उठा सकते थे। ये पहली बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जो डिफरेंस आया है। दूसरी जो आपने कहा कि जो जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है, जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आप बिल्कुल सही कहा है कि वो पीएसयूज है, और पीएसयूज ऑफ कोर्स सेंट्रल पीएसयूज है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अधीन में है। और कम इस बात पे जो सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स डिजाइन, चाहे इंटरनल डिजाइन हो चाहे सॉफ्टवेयर कोड हो, कमीशन ने एक राय और एक स्ट्रैटेजी अपना है, वो है सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्यूरिटी। सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्यूरिटी मतलब अगर किसी को पता ही नहीं इसके बारे में तो कोई इस पे कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब कोई भी इस पे कोई हैक नहीं कर सकता। पर अगर आप एक आईटी सिक्योरिटी के तौर पे अगर इसको देखोगे, जो सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्यूरिटी वाला बात जो है ना, ये बहुत पहले मैक्सिमम आईटी सिक्योरिटीज ने इसको मतलब छोड़ चुके हैं। कि ऐसा नहीं है कि चाबी हम कहीं पे रखेंगे, जिसको पता नहीं होगा कि चाबी यहाँ रखे इसलिए कोई खोल नहीं पाएगा, इसलिए हम सुरक्षित है। वो उस तरीके का एक एटीट्यूड है जो जिससे कि पब्लिसाइज करने में, पब्लिक करने में, जो कोड है, सोर्स कोड है, या फिर जो डिजाइन है या आर्किटेक्चर है, इस कुछ भी बाहर रखने के लिए जो एक रिलेक्टेंस है, वो मुझे लगता है कि यहाँ से आता है कि बिकॉज दे बिलीव इन दैट सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्यूरिटी मॉडल। दूसरी बात जो कही आपने कि ईवीएम एक बार डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उसके बाद मैं प्री वीवीपैट की बात कर रहा हूँ, वीवीपैट इंट्रोड्यूस करने से पहले तो वो बैलेट बॉक्स की तरह ही होता था कहीं ना कहीं, क्योंकि आप आगे आपका स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया, तो पहले बैलेट बॉक्स रखते थे और बैलेट पेपर प्रिंट होके आता था बाहर, जो भी प्रिंटर्स है वहां से, ऑफ कोर्स असाइंड स्टेट प्रिंटर्स होते वहां से आते थे, और वो भी सिक्योर स्टेट सेफ कस्टडी में रहते थे स्ट्रॉन्ग रूम में, एज सच ईवीएम भी रहते हैं। पर उससे पहले का जो कस्टडी है वो ऑफ कोर्स आपका भी
जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं वहां से ट्रैवल करके जब तक आपका स्ट्रांग रूम में नहीं आता या फिर आपका वेयर हाउस में नहीं आता तब तक जो है वो इट इज नॉट योर प्रॉपर्टी, जो इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी नहीं रहता है, मतलब इनका उसमें रहता है, कलेक्टर का कंट्रोल में नहीं रहता है। बिल्कुल सही है। बट वो सेम केस था बैलेट में भी, बैलेट भी कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है, बैलेट बॉक्स भी कहीं पे हो रहा है और बन के आ रहा है, जब तक स्ट्रांग रूम में आता है तभी वो बनता है एक्चुअली जो कस्टडी में रहता है। यहाँ पे एक फर्क यहाँ एक आया है, वो है जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो 15 दिन पहले हम जो कैंडिडेट का चीजें अपलोड करते हैं हम वीवीपैट में, है ना। तो आपने वोट किया होगा तो देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान कि एक नाम, कैंडिडेट की जो नाम है और कैंडिडेट का सिंबल, ये दोनों प्रिंट होके दिखाता है वो 7 सेकंड के लिए एक पेपर में। जी तो जी। नेचुरली आपके मन में इसको ये लेके शक आना बहुत चाहिए। सवाल है चंदन साहब, हाँ जी। चंदन साहब इसको लेके हाँ बहुत सवाल है, लेकिन जरा हाँ जी। दर्शकों को सिलसिलेवार बताते हैं, क्योंकि ईवीएम की भी दो जनरेशन आ गई हैं। एक वीवीपैट के पहले की ईवीएम और एक हाँ जी। वीवीपैट के बाद की ईवीएम, और उसका प्रोसेस भी अलग अलग है। तो इन दोनों को समझते हैं सिलसिलेवार। और जो आप 2009 की बात कर रहे हैं, देखिए आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के एक इंजीनियर थे हरि कृष्णा, हाँ जी। और वो उन्होंने ईवीएम को हैक करने का दावा किया। 2010 में वो हमारे स्टूडियो आए मुंबई में, उसके अच्छा। बाद वो गिरफ्तार हो गए, अच्छा। उनके ऊपर ईवीएम की चोरी का आरोप लग गया। तो ये अच्छा। मामला बहुत समय से चल रहा है। वो हाँ। तब वो सही आप कह रहे हैं, किताबें लिखी गई थी सब बात की। ये बताइए कि जैसे आप रिटर्निंग ऑफिसर हैं रहे, तो ईवीएम जब डिप्लॉय होती है तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है, एक बात। दूसरी चीज कि वो जो आपने डिप्लॉय की 2009 वाली जो ईवीएम थी, वो वीवीपैट के पहले वाली थी, उसमें हम्म। और वीवीपैट वाली ईवीएम में अंतर क्या है, इस पे हम लोग हम्म। सेकेंड हाफ में चर्चा करेंगे आपसे। जी। ओके। जो एक ईवीवीपैट के मॉक पहले वोटिंग के होती ईवीएम है, के, पूरा प्रोसेस है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी काफी जी। बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है। जो जो प्री वीवीपैट के जो ईवीएम्स थे उस पे एक्चुअली दो तीन चीजें उसमें इश्यूज थे। वो तो ऑफ कोर्स ये था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं था, कि वोटर को पता नहीं चलता था कि किसको हमने वोट दिया, वो कंसर्न था। दूसरा था कि वेरीफाइबिलिटी नहीं था, कि मैंने जिसको वोट दिया वही रिकॉर्ड हुआ है और वही काउंट हुआ है, ये वेरीफाई करने के लिए कोई तरीका नहीं था। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी की बात आ गई, एक वेरीफाइबिलिटी की बात आ गई। और तीसरी जो बात थी, जो प्री वीवीपैट ईवीएम की जो बात होती है, उसमें ये था कि जब काउंटिंग होती है तो मिक्सिंग नहीं होता है, तो बूथ लेवल सीक्रेसी जो है वो गायब हो जाता है। और उसके बाद चुनाव के नतीजे आने के बाद आपको ये जानकारी होता है कि कौन से बूथ आपके लिए वोट किया और कौन से बूथ आपके खिलाफ वोट किया, और उसके खिलाफ जो जो भी रेट्रीब्यूटरी, मतलब जो भी पॉलिसीज है उस तरीके से भी हो सकता था। पर ईवीएम को जब कमीशन जब भी डिफेंड करते थे तो वो तीन सेफगार्ड की बात करते थे हमेशा। तीन तरीके का सेफगार्ड, एक तो था कि टेक्निकल सेफगार्ड, दूसरा था कि जो प्रोसीजरल और या फिर प्रोसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड, या तीसरा है कि फिजिकल सेफगार्ड। तो टेक्निकल सेफगार्ड में हमेशा वो कहते हैं कि हमारी जो ईवीएम है वो एक कैलकुलेटर की तरह है, बहुत रूडिमेंट्री डिवाइस है, बिल्कुल कोई इसमें ना कोई वाईफाई है ना कोई ब्लूटूथ है, कुछ ऐसा है नहीं, ना प्रोग्रामेबल, वन टाइम प्रोग्रामेबल है, एक ही बार हो सकता है। और सिंपल एक काउंटर की तरह मतलब एक काम करता है कि एक वोट ऐड हो गया तो इसके खिलाफ एक वोट एडिशन ऐड हो जाता है। उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। वन टाइम प्रोग्रामेबल रूडिमेंट्री स्टैंड अलोन डिवाइस, है ना। ये जो स्टैंड अलोन मतलब बाहर से कनेक्ट नहीं हो सकता, दिस वाज काइंड ऑफ हाउ वी डिफाइंड आवर ईवीएम। तो इतना रूडिमेंट्री डिवाइस में क्योंकि कनेक्ट भी नहीं हो सकता, तो हैकिंग की जो चांसेस है वो बहुत कम है, अनलेस यू गेट अ फिजिकल एक्सेस टू इट। आपको अगर फिजिकली उस पर एक्सेस मिलता है तो ही आप उसको कर सकते हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट था। दूसरा जो था वो कमीशन का ये था कि एक बार यहाँ जिले में आने के बाद वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रूम कस्टडी में रहता है, जहाँ के अगर खोलने के लिए हो या फिर उसमें बंद करने के लिए हो तो सारे पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है, सीसीटीवी रहता है, उसमें लॉग लिखना पड़ता है, उसके बाहर जो है आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, तो 24 आवर्स निगरानी में रहते हैं। चाहे चुनाव के बाद तो और भी ज्यादा उसके निगरा, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आके बैठ सकते हैं और 24 घंटे उसको निगरानी में रख सकते हैं। तो इसका ये कमीशन का कहना था कि आपको एक्सेस मिल ही नहीं सकता, फिजिकल एक्सेस तो आपको मिल ही नहीं सकता एक बार अगर कलेक्ट्रेट मतलब जिले में आने के बाद। तो लोग ये सवाल पूछने लगे, तो इससे पहले तो होता ही है, इससे पहले तो किसके पास है, कहाँ से आ रही है, तो आपको पता नहीं है। तो इसके लिए कमीशन का जो एक आंसर था कि क्योंकि ये कहाँ पे जाने वाला है किसी को पता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात
कैंडिडेट का सीक्वेंस क्या होने वाला है, कि पहला नंबर पे कौन कैंडिडेट आने वाला है, दूसरे पे कौन आने वाला है, तीसरे पे कौन आने वाला है, क्योंकि वो दो चीजों से मैटर करता है। एक तो नेशनल पार्टी है कि नहीं, या स्टेट पार्टी है कि नहीं, रिकॉग्नाइज एंड रजिस्टर्ड, तो उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा अल्फाबेटिकल, उनका नाम के जो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो ये दो चीज के कारण जो है कैंडिडेट 1 कौन है, कैंडिडेट 2 कौन है, कैंडिडेट 3 कौन है, ये प्री डिटरमाइन नहीं हो सकता आपको, नहीं हो सकता था। और दूसरी बात, ईवीएम को जो है इलेक्ट्रॉनिकली ये चीज कहीं पे फीड करते भी नहीं थे। एक बैलेट यूनिट के ऊपर एक पेपर चिपकाते थे, उसके अलावा जो है हमेशा ईवीएम के लिए कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3 ऐसे ही रहता था। कभी मशीन को नहीं पता होता था कि कैंडिडेट 1 कांग्रेस है कि बीजेपी है कि बसपा है कि जो सपा है, तो वो पता नहीं होता था कि मशीन को। तो ये कैंडिडेट एग्नोस्टिक नेचर या कैंडिडेट अनअवेयर नेचर ईवीएम का जो है, वो एक बात आती थी। और दूसरी थी कि लेकिन जो, कर्नल साहब, हाँ जी, वीवीपैट आने के बाद अब मशीन को पता है, बिल्कुल मशीन में बिल्कुल, फीड किया जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल मैं वीवीपैट वाले पे आता हूँ। जस्ट ईवीएम का जो आर्ग्यूमेंट्स थे, मैं उसको थोड़ा सा ये कह रहा था जी कि, जी जी और फिर प्रोसेस सेफगार्ड्स की जो बात आती है, वहां पे कई सारे प्रोसेस सेफगार्ड्स थे। तो एक तो था कि रैंडमाइजेशन, कि मान लीजिए जिले में 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा मशीन जाने वाला है, तो पहले से पता नहीं, वो रैंडमाइज करने के बाद सबके सामने रैंडमाइज होती है। तो वो आप उसमें पता नहीं रहेगा, तो कैसे आप इंटेलिजेंटली पहले से कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, कौन सी बूथ में जाने वाला है। आप मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी पता भी चल गया, फिर भी अगर मैनिपुलेट करना है तो आपको पता तो चलना चाहिए कि मेरी फेवरेबल बूथ में करना है कि मेरा अगेंस्ट वाला है उसमें करना है। तो उस हिसाब से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो भी नहीं आएगा, वो भी सेकंड रैंडमाइजेशन बाद में होता है, तब आपको मिल जाता है। तो ये जो कैंडिडेट का सीक्वेंस करने का जो प्रोसेस है, उसको आप फॉर्म 7A के तौर पे हम पब्लिश करते हैं। वो नॉमिनेशन के बाद, स्क्रूटनी, विड्रॉल, सिंबल अलॉटमेंट, ये सब के बाद एक पब्लिश होते हैं, वो फॉर्म 7A कहते हैं। जो सीक्वेंस में हम बैलेट पेपर के ऊपर, बैलेट यूनिट के ऊपर चिपकाते थे, जो प्रोसेस है ना। तो और तीसरा जो था सबसे बड़ा, जिससे कि कैंडिडेट्स को नॉर्मली उनको बिलीफ आता था, भरोसा आता था इस प्रोसेस पे, वो है मॉक पोल। कि ठीक है, आपने जो जो किया वो सब अलग बात है, पर मैं एक बार वेरीफाई करना चाहता हूं कि मैं जब वोट कर रहा हूं तो उसी को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसी और के जा रहा है। तो पहला जो 3 मॉक पोल आता है, नॉर्मली जब इलेक्शन मशीन आते हैं तो उसको बोलते हैं, पहला स्टेप जो होता है एफएलसी, फर्स्ट लेवल चेकिंग। तो फर्स्ट लेवल चेकिंग में जो है, एक पॉलिटिकल पार्टी, तो उस टाइम कैंडिडेट्स नहीं होते क्योंकि नॉमिनेशन शुरू नहीं हुआ होता, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव है वो आते हैं, और वो वेरीफाई कर सकते हैं करीबन आई थिंक टोटल 5% ऑफ मशीन्स में, कि इतना वोट हमने डाला है, उसको जा रहे कि नहीं जा रहे, वो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं मॉक पोल के तौर पर। दूसरा जो है मॉक पोल जो होता है, वो कमीशनिंग के दौरान होता है। कमीशनिंग मतलब जब आप एक बार फॉर्म 7A पब्लिश हो गया, नॉमिनेशन हो गया, स्क्रूटनी हो गया, विड्रॉल हो गया, सीक्वेंस, सिंबल अलॉटमेंट हो गया, आपको सीक्वेंस पता चल गया, और उसके बाद आपको बैलेट यूनिट और सीयू को साथ में जोड़ के एक बार कैंडिडेट नंबर सेट करना है कि कितने कैंडिडेट यहाँ से लड़ने वाला है, और दूसरी बात कि कौन सी बूथ में ये जाने वाला है, ताकि एक साथ में रखे उसको और उस बूथ में भेजे। ये दो इन्फॉर्मेशन आने के, उसको बोलते हैं कमीशनिंग, मतलब जो ईवीएम को रेडी करने के जो प्रोसेस है उसको कमीशनिंग बोलते हैं। तो कमीशन करने के बाद, एक्चुअल कैंडिडेट की उसमें बैलेट यूनिट में डालने के बाद, डालने के नहीं, उसमें चिपकाने के बाद, कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स खुद या फिर कैंडिडेट आके वेरीफाई कर सकते हैं कि वो भी फिर इतना ही परसेंटेज, हर एक में एक बार तो टेस्ट करते ही है, मान लीजिए एक वोट देके, पर जो 1% में इतना, 2% में इतना, 2% में इतना, मतलब इस तरीके से एक डिविजन किया हुआ है, 1000, 1200 इस तरीके से। तो वोट डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने वोट दिया है वही आ रहा है कि नहीं, और टोटल काउंट जो है हमने जो किया है, क्योंकि हम करके देख रहे हैं और काउंट भी देख रहे हैं कि वैसे के वैसे ही हो रहा है कि नहीं। एक मॉकपोल का सेकंड मॉकपोल प्रोसेस था। और तीसरा मॉकपोल था जो कि इलेक्शन के दिन जो होता है, उस दिन जिस दिन बूथ पे होता है, सुबह जो है इलेक्शन जो कैंडिडेट्स है उनके पोलिंग एजेंट्स आते हैं, उनके सामने जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो 50 वोट डलवाते हैं और आपसे वेरीफाई कराते हैं, देखिए काउंट जो है टोटल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो मॉक पोल सर्टिफिकेट उनसे साइन करवाते हैं कि सही आ रहा है। उसके बाद वो ईवीएम जो है उस दिन इलेक्शन के लिए यूज करता है। तो ये पूरा प्रोसेस में जो कमीशन का ये कहना था कि देखिए, मशीन हैक हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो नहीं है सवाल। हम इस मशीन को इस तरीके से रखते हैं, ये प्रोसेस के थ्रू लेके जाता है कि फिजिकल ये आपको एक्सेस मिलना मुश्किल है एक, और अगर कहीं पे हुआ है तो आपको पकड़ना बहुत आसान है, इतनी सारे प्रोसेस है, और नहीं भी है तो इंटेलिजेंटली करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये 3 चीजें कमीशन कह रहे थे कि आप बहुत ज्यादा, क्योंकि ये 3 सेफगार्ड्स है हमारे पास, टेक्निकल, फिजिकल और प्रोसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड जो आप कहते हैं उसको। तो दिस वाज द आर्गुमेंट गिवन टू
टू एवरीबडी, एंड विच मैंने खुद भी दिया है। अगर मेरा भी 2017 का ट्विटर थ्रेड वगैरह देखोगे तो ईवीएम के सपोर्ट में खूब लिखा हूं मैं, और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स लेके लिखा हूं कि क्यों ये जो सवाल हैं वो मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि ये सारे चेक्स है। और आप बता दीजिए कहाँ पे आप कुछ करेंगे, मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे ये पकड़ पकड़ में आ जाएगा, है ना। ये कहाँ पे इसको मतलब मॉक पोल में आएगा या रैंडमाइजेशन में, मतलब मीनिंगलेस मैनिपुलेशन हो जाएगा, इस तरीके से मैं काउंटर कर सकता था उस बात को। तो ये था जो प्री प्री वीवीपैट ईवीएम, है ना। हाँ, और ये इलेक्शन कराया वीवीपैट था वाले 2000। ईवीएम पे आते हैं कमल साहब, वीवीपैट वाले ईवीएम पे बात करते हैं। थोड़ा सा ऐड कर दें अपने जरा दर्शकों के लिए, और कि आपने कहा कि 3 स्टेजेस में मॉक पोलिंग होती है। मॉक पोलिंग मैं बता दूं दर्शकों को कि पोलिंग शुरू होने के 1 घंटा करीब पहले जो लोग मौजूद होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट या कैंडिडेट के एजेंट, वो अपना अपना ईवीएम पे वोट डालते हैं, वो उसको अलग पर्ची में लिखते हैं, टोटल वोट काउंट होता है, फिर ईवीएम का रिजल्ट देखा जाता है, और जो कागज़ पे लिखा हुआ उससे टैली होता है। वो टैली होता है, वो ईवीएम पास होती तभी उसको लगाया जाता है। ये कर्नल साहब ने कहा कि 3 बार होता है ये, यानी इलेक्शन के दिन के पहले भी, 30 के पहले भी 2 बार और होता है। एक बात, दूसरी बात ये कि कर्नल साहब, क्या होता था कि पहले भी ये शिकायतें आती थी कि किस गांव ने, किस मोहल्ले ने किसको वोट दिया है, ये मालूम पड़ जाता था। और वो थोड़े से जो माफिया किस्म के लोग हैं, दबंग लोग हैं, जाके मारपीट करते थे, कई हत्याएं भी हुई हैं। तो टीएन शेषन साहब ने काम किया, उन्होंने मिक्सिंग ऑफ बैलेट पेपर किया। हाँ जी। तो सुबह जब काउंटिंग शुरू होती थी तो दोपहर के लगभग 11-12 बजे तक मिक्सिंग होता था। सारे बैलेट पेपर बॉक्सेस को एक बड़े से ड्रम में मिक्स करते थे और उसके बाद उसके बंडल बनाते थे। तो किसी को मालूम नहीं होता था कि कौन से जगह से कौन लीड कर रहा है, किसको कहाँ से वोट मिला। ईवीएम में ये मालूम पड़ जाता है हम्म। कि किस पोलिंग बूथ पे कौन से ईवीएम नंबर डिप्लॉय हुआ था, और वहां जाके बाद में हिसाब किताब हो सकता है या होता है, और उसी हिसाब से। और ये डेटा कन्नन साहब बाजार में उपलब्ध है, ये डेटा। ये वो जो जो पोलिंग सर्वे का काम करते हैं लोग या पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स हैं, उनके पास ये डेटा होता है पोलिंग स्टेशन वाइज, किसने हाँ किसको जी, वोट वो किया। रिजल्ट शीट में पब्लिश करना ही होता है। बूथ वाइज डेटा तो रिजल्ट शीट में जी पब्लिश जी। करना ही होता है। तो वो ईवीएम डिप्लॉय हो जाती है। अब आप बता रहे हैं कि जब वीवीपैट आया तो हाँ जी। वीवीपैट में वो जानकारी डाली जाती है, यानी वो जो इलेक्शन कमीशन का दावा है कि मशीन में कोई चीज जो है बाहर से नहीं जाती है, हम्म। तो लेकिन कैंडिडेट के नाम और पॉलिटिकल पार्टी के नाम तो जाते हैं ना हाँ जी। वीवीपैट के जरिए। जरा इसको समझाइए दर्शकों को, जरा ये क्या है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वो मेजर यही कंसर्न था जो ईवीएम, तो 3 कंसर्न जिस तरीके से मैं कह रहा था। एक तो था कि जो डेमोन्स्ट्रेबल ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी कि मैंने किसको वोट किया वो मुझे दिखाई नहीं देता एज ए वोटर। और दूसरा था कि वेरीफाइबिलिटी, कि मैं वेरीफाई कर पाऊं कि जिसको मैंने वोट कास्ट किया वही, उसी को ही वोट रिकॉर्ड हुआ है, और वही जो रिकॉर्ड हुआ है वही काउंट हुआ है ना। जो 3 कास्ट एज इंटेंडेड, रिकॉर्डेड एज कास्ट एंड काउंटेड एज रिकॉर्डेड, वो जो एक पूरा है, वो एक वेरीफाइबिलिटी की जो बात है वो इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग थी, क्योंकि हमें ट्रस्ट करना था मशीन को, कि मशीन को हम ट्रस्ट करें। तीसरी बात जो थी, जो आपने कहा कि वो बूथ लेवल सीक्रेसी, या फिर जो इंफॉर्मेशन निकल जाती थी कि कौन सा बूथ किसको वोट दिया, एंड इट कुड लीड टू लेटर रिपरकशंस, है ना। बाद में इसका कुछ भी किया जा सकता था, लोगों के खिलाफ उस पे उनको बोला जा सकता था कि तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम क्यों तुम्हारा काम करेंगे। तो ये 3 कंसर्न्स थे। और उस वक्त 2009 में आई थिंक बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठाने लग गए, और 10 में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, और एक डिसीजन आया कि क्या हम जनता को प्रिंट करके दे दे कि आप अगर देख पाए, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी की जो बात थी कि वो तो देख, अगर वोटर देख पाए तो वो उनका तो क्लैरिटी आ जाएगा, है ना। तो वहां से उस डिस्कशन से निकल के आया जो वीवीपैट करके जो कंसेप्ट है। वीवीपैट का मतलब है कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, है ना।
तो वोटर वेरीफाइबल वेरीफाइबल एक की पार्ट है इसमें, और पेपर ऑडिट ऑडिट एक की पार्ट है। मतलब वेरीफाइबल भी है और इसका ऑडिट भी करना चाहिए, ये दो चीजें हैं, इसलिए इसको हम वीवीपैट कह रहे हैं। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को कहा कि वीवीपैट को जल्द से जल्द लाइए, ताकि वोटर को देखने के अधिकार है अपना किसको वोट किया है। तो यहाँ पे एक ही चीज वो किया गया है, वो है ट्रांसपेरेंसी। वेरीफेबिलिटी की बात अभी तक नहीं आई, और दूसरे जो प्राइवेसी की बात जो है बूथ लेवल, वो भी नहीं कंसिडर किया, पर एक तो किया कम से कम वोटर देख पाए। और वीवीपैट आए, और वीवीपैट में वेरीफाइबिलिटी को हमने एक प्रिज्यूम्ड वेरीफाइबिलिटी की तरह देखा। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रिज्यूम्ड वेरीफाइबिलिटी, क्योंकि आप अपने वोट एक्चुअली वेरीफाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये इसी को मैंने वोट दिया था, वही मेरा प्रिंट होके आया, ऐसे बोल नहीं सकते। वो आप मान के चल रहे कि आपने तो वेरीफाई कर ही लिया। आप मान लीजिए वोट करके इधर देख लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपसे पूछेगा कि बताओ भाई कि आपने इसी को वोट दिया है कि नहीं। वो एक्टिव जो वेरिफिकेशन है वो नहीं होता। प्रिज्यूम्ड वेरिफिकेशन है कि आपने वेरीफाई कर लिया, आपने बटन दबा दिया, मतलब ऑटोमेटिकली वो पेपर जाना ही जाना है उसके अंदर। तो और अगर मान लीजिए आपने देखा, आपको लगा कि गलत है, तो तुरंत आप इस वोट के लिए आप कुछ नहीं कह सकते जो आपने डाला है, पर एक टेस्ट वोट के लिए मांग सकता है कि दूसरा सबके सामने एक बार अगर वोट डाल दे, और उसमें मान लीजिए सही निकला, तो आपने जो प्रेस किया वही प्रिंट आउट आया, तो आप जो है कल्प्रिट हो जाता है कि आपने कुछ गलत इलेक्शन का प्रोसेस खराब करने के लिए किया। पर इस केस में भी आपने जो वोट किया ना, आपका जो वोट है वो वेरीफाइबल नहीं था, वो प्रिज्यूम्ड था कि आपने वेरीफाई कर दिया। अगला वोट चाहे आप वेरीफाई कर सकते हो सबके सामने, पर आपका वोट कभी तो ये मैं एक पहला लैकुना समझता हूं जो वीवीपैट का जो डिजाइन है उसमें जो बात आई है कि वेरीफाइबिलिटी को हमने ढंग से डिफाइन नहीं किया, ना उसके लिए डिजाइन किया गया वो डिवाइस को। और ऑडिट पे भी आऊंगा कि ऑडिट का भी जो रिक्वायरमेंट है किस तरीके से जिस तरीके, मतलब ऑडिट का रिक्वायरमेंट एक्चुअली होता है कि पॉपुलेशन साइज के हिसाब से, पॉपुलेशन साइज कितना है, पॉपुलेशन मतलब कितने नंबर ऑफ बूथ होती है, और उस हिसाब से हमें जो है वेरीफाई करना है कि टैली होता है कि नहीं होता, कि ईवीएम काउंट और वीवीपैट का काउंट। ये ऑडिट रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग इलेक्शन के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि मान लीजिए एक विधानसभा के इलेक्शन है, और या फिर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे वहां पे कोई इलेक्शन एक्चुअली कोई राज्य का या फिर देश का एक साथ ऐसे होता नहीं है। हमारा इलेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है, हम एमपी को चुनते हैं या एमएलए को चुनते हैं, है ना। तो हर एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी में डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बूथ्स विच आर देयर, कितना बूथ है, उस हिसाब से, उस पॉपुलेशन साइज के हिसाब से कितना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए कि मान लीजिए एक ईवीएम पे भी अगर डिफेक्टिव हो तो मुझे पता चलना चाहिए कि 99% प्रोबेबिलिटी में मुझे चाहिए, तो मुझे उस हिसाब से एक नंबर पे आना पड़ेगा कि इतना नंबर जो है मुझे ऑडिट करना पड़ेगा। वो स्टैटिस्टिकली ये उसका इंटेंशन था कि जो ऑडिटिंग का मतलब था, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज करना था, ना कि देश को एक सिंगल इवेंट लेके उसका पॉपुलेशन साइज डिटरमाइन करना। पर जब इंट्रोड्यूस किया गया वीवीपैट को, वो था कि आपने जो वोट रिकॉर्ड किया वो प्रिंट करके आपको देखे। पर एग्जिस्टिंग हमारे पास बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट था, है ना, बैलेट यूनिट था और कंट्रोल यूनिट था, और बैलेट यूनिट से वोट, आप वो बैलेट यूनिट में वोट प्रेस करते थे और वोट जो है कंट्रोल यूनिट पे जाता था। यहाँ पे एग्जिस्टिंग बी और सी को हमें यूज करना था, तो हम क्या किया, हमने बीच में एक डिवाइस लेके आया जिसको हमने कहा कि वीवीपैट। जो बीच में जो डिवाइस रखा है जो प्रिंट करेगा उसको हमने वीवीपैट बोला। तो अभी वोट कैसे जाता है, वोट जाता है बैलेट यूनिट से, वोट जाएगा, आपने जो प्रेस किया वो वोट बैलेट यूनिट से वीवीपैट में जाएगा, उसके बाद आपको प्रिंट करके वो दिखाएगा वो पर्ची 7 सेकंड के लिए जितना भी है, उसके बाद वीवीपैट से वो वोट जाएगा कंट्रोल यूनिट में, है ना। तो वोट एक्चुअली कंट्रोल यूनिट, जो ईवीएम में वोट एक्चुअली कास्ट कौन कर रहा है, जो वोट डाल कौन रहा है, वो है वीवीपैट, बैलेट यूनिट नहीं इसी डाल को रहा। जरा समझा देते हैं पहले दर्शकों को कि हाँ जी, ईवीएम के 3 हिस्से होते हैं। एक हाँ जहां हाँ हम सर, जब वोट डालते हैं और वो जो दफ्ती का एक लगा रहता है पैनल, उसके पीछे जाके वोट डालते हैं, वो नंबर लिखा होता है, कैंडिडेट का नाम लिखा होता है। लेकिन वो वोट रजिस्टर होता है कंट्रोल यूनिट में, जो काउंटिंग के समय एक छोटा सा इक्विपमेंट अगर आप लोगों ने देखा होगा वो रहता है। और तीसरा एक एलिमेंट आएगा वीवीपैट। अब कलन साहब ये बताइए कि ये जो वीवीपैट आ गया, यानी 3 यूनिट है, वोट डाल रहे हैं हम ईवीएम पे, जो वोटिंग बैलेट मशीन यूनिट है, पे, हाँ जी, बैलेट यूनिट में, ठीक है। और वो वोट रजिस्टर कहाँ हो रहा है, कंट्रोल यूनिट में जाके स्टोर हो रहा है, जहां से वो काउंट होगा। अब ये वीवीपैट आ गया बीच में, हाँ जी, वीवीपैट में कैंडिडेट के नाम है। तो ये जो कैंडिडेट हाँ के जी, नाम और पार्टी का नाम, ये कब फीड होता है, इसको कौन हाँ, फीड करता है, और ये कैसे होता है, और हाँ यहीं जी, से
घपले की का अंदेशा जो है यहीं पे आता है कि ये मशीन को कोई खोल रहा है, यानी मशीन में कोई इंटरफेस हो रहा है कहीं से, वो कैसे हो रहा है, वो क्या प्रोसेस है, और वो कितना हाँ जी, वनरेबल है। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। तो ये जो कंसर्न यही कह रहा था कि वीवीपैट बीच में आ गया, एक जिसको कमीशन कह रहा था कि पहले जो ईवीएम एक कैलकुलेटर था, अब ये तो वीवीपैट एक प्रिंटर है। हमने एक सिंपल एक प्रिंटर ऐड किया है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। पहला मेरा जो जो एक कंसर्न मेजर यही था कि कोई भी प्रिंटर जो है कीबोर्ड और मतलब सीपीयू के कंप्यूटर सीपीयू के बीच में नहीं होता। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कभी भी एक इनपुट डिवाइस की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपका बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट के बाद वोट जाता है वीवीपैट में, और वीवीपैट जो है एज एन इनपुट डिवाइस काम करते हुए एक वोट डालता है कंट्रोल यूनिट में, है ना। तो ये जो एनालॉजी है वो मुझे एक्चुअली 2019 के इलेक्शन करते हुए मुझे लगा कि ये एनालॉजी सही नहीं है, क्योंकि प्रिंटर जो है बीच में कभी नहीं बैठता। वो या फिर उसके बाद सीयू के बाद बैठना चाहिए एज एन आउटपुट डिवाइस ओनली। यहाँ पे वो दो काम कर रहे हैं। एक तो जनता को प्रिंट वोट करके दिखा रहे हैं जो वोट कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो वोट को कंट्रोल यूनिट जो जहां पे स्टोर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, वहां पे वो भेज रहा है। दो काम जो है वीवीपैट कर रहे हैं। और ये सवाल भी आया कि प्रिंट करके प्रिंट आप अगर वोट किए होंगे तो आपने देखा होगा कि नाम है, सिंबल है और एक नंबर होगा। एक ही कैंडिडेट का जो सीरियल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है और कैंडिडेट का सिंबल है। तो ये सवाल नेचुरली आना चाहिए सबको कि यार कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब कैंडिडेट को खुद पता नहीं होता है कि उसको वोट मिलने वाला है कि नहीं, मतलब टिकट मिलने वाला है कि नहीं वहां से, है ना। कि नॉमिनेशन के टाइम तक तो लड़ाई होती है कि किसको टिकट मिलने वाला है, वो उस जगह से किसको कौन कैंडिडेट खड़ा होने वाला है। तो ऐसे में मशीन को कैसे पता चला इलेक्शन के दौरान कि ये यहाँ का कैंडिडेट है और उसका सिंबल ये है, और ये यहाँ का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इसका फ्री सिंबल जो है यूज किया गया वो ये है, वो ये जानकारी है तभी तो मशीन प्रिंट करके दे पा रहा है। तो ये सवाल जी। बल्कि बहुत नेचुरल और कॉमन सेंसिकल है कि किसने बताया मशीन को ये बात, जो कि 15 दिन पहले किसी को नहीं पता था। स्ट्रॉन्ग रूम में मशीन आया, हमने सब रख दिया, एकदम सेफ कस्टडी में रखा हुआ है, और स्टैंड अलोन डिवाइस है, बाहर से किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता, कोई मशीन से कनेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे डिवाइस को कहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिला कि ये कैंडिडेट का नाम ये है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और सिंबल ये है। तो ये सवाल मेरे मन में भी था कि ये हाउ डज इट वर्क। तो एक्चुअली ये पता चला कि एसेंशियली लिखा हुआ है कि जो बेल और ईसीएल के इंजीनियर्स आते हैं, जैसे आपने कहा, वो कमीशनिंग के दौरान ये कैंडिडेट सीक्वेंस एक बार फाइनल होने के बाद मतलब कैंडिडेट सीक्वेंस का कंप्लीट डिटेल कि कैंडिडेट पहले नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है और उसका सिंबल क्या क्या है, ये सारा पता होने के बाद, दोनों लेवल के रैंडमाइजेशन होने के बाद, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है और कौन सी ईवीएम कौन सी बूथ पे जाने वाला है, ये दोनों लेवल के रैंडमाइजेशन होने के बाद एक प्रोसेस होता है जो कमीशनिंग जो पहले करते थे। उस कमीशनिंग के दौरान जो इंजीनियर्स हैं वो एक लैपटॉप यूज करते हैं, एटलीस्ट 19 में तो यूज कर रहे थे, और यूज करके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से स्टैंडर्ड सिंबल्स डाउनलोड करते हैं, और एक सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू एक वीवीपैट शीट जनरेट करते हैं। उस वीवीपैट शीट को, सॉफ्टवेयर प्रिंटेड पेपर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर में मतलब उसमें ही सॉफ्ट डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी है उसका। उसको जो है एक डिवाइस, सिंबल लोडिंग यूनिट करके एक डिवाइस है, उस डिवाइस में हम लोग ये सब सुनते नहीं है नॉर्मली ईवीएम की बात करते हुए ना। तो वो उस डिवाइस में हम इसको उसको डाउनलोड करते हैं लैपटॉप से, क्योंकि एसएलयूज कई सारे होते हैं, कई सारे एसएलयूज पे डाउनलोड करते हैं, और हर एसएलयू से इस इंफॉर्मेशन को वीवीपैट को कनेक्ट करते हुए, वीवीपैट से कनेक्ट करते हुए हम इसको अपलोड करते हैं, है ना। एक 8 पिन सीरियल एक कनेक्टर केबल जरा यहाँ फिजिकली पे हम कनेक्ट समझते हैं, कर्नल साहब इसको समझते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बार बार ये कहता है कि कोई एक्सटर्नल इंटरफेस नहीं है, कोई बाहरी हस्तक्षेप मशीन के साथ नहीं है। ठीक है। अब दो चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, एक वीवीपैट कंट्रोल यूनिट और जो बैलेट मशीन है, बैलेट। ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, आपस हाँ में जी, जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, ठीक है। तीसरी चीज अब आप बता रहे हैं कि उसमें एक चौथा डिवाइस आ गया, एक लैपटॉप है इंजीनियर का, जो ईसीआईएल का है या बेल का है या कोई कॉन्ट्रैक्टर का भी है, और वो इलेक्शन कमीशन से डेटा कैंडिडेट का, पॉलिटिकल पार्टी का वीवीपैट में डाल रहा है। हम्म, तो वो जब डाल रहा है, डेटा डाल रहा है, अपने कंप्यूटर से डाल रहा है,
वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो एक इंजीनियर है, वो इंडिपेंडेंट इंजीनियर भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है। उसने डेटा डाला, तो उसके डेटा में क्या कोई मालवेयर नहीं जा सकता? कोई सॉफ्टवेयर जा नहीं यही सकता है, छोटा सा कोडिंग जा सकती है, नहीं और वो यही मशीन को एक खास तरीके से गाइड कर सकती है कि नहीं? ये संभावना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो रहा है या हुआ, मैं कह रहा हूँ ये संभावना है कि नहीं? नहीं आप तो ये इंजीनियर हैं, बिल्कुल आपको। यही सवाल। नहीं नहीं, सवाल बिल्कुल यही है कि क्योंकि आपने जब ये फिजिकल कनेक्शन आपने दे दिया, जो और दूसरी बात जो है, जी। वो लैपटॉप या फिर वो जो एसएलयू है, सिंबल लोडिंग यूनिट जो है, वो दोनों जो डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन मशीनरी है उनकी कस्टडी चेन में नहीं रहता। वो ऐसा नहीं है कि उसको स्ट्रांग रूम में रखा जाता है या फिर वो बाद में उसका ऑडिट किया जा सकता है, ऐसे भी नहीं है। वो जो है आते हैं, इसके लिए यूज करते हैं, और इलेक्शन जो जैसे पोलिंग डे हो जाता है उसका ठीक एक दिन बाद उसको लेके चले जाते हैं वहां से, है ना। तो वो कभी जो इलेक्शन कमीशन की या फिर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिशियल्स की कस्टडी चेन की जो स्ट्रांग रूम कस्टडी चेन है उसकी पार्ट वो नहीं बनता, वो डिवाइसेस जो है। वो उतना ही यस, टेम्पररी टाइम के लिए रहता है, वो आते हैं लेके आते हैं कनेक्ट करते यही हैं। और जो बहुत आपने गंभीर सवाल बात है। पूछा, हाँ जी, वो दूसरी बात जो है, तो यहाँ पे जो एक मेजर क्वेश्चन आता है कि जो कमीशन का दावा है कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकता, ना कि ना होता है कि हो ही नहीं सकता, है ना। अगर ऐसे कुछ कनेक्ट होगा तो ऑटो लॉक में चला जाएगा, ये सब प्रेस कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको काफी सुनने को मिलेगा। तो ये सवाल बहुत नेचुरल है, और मेरा मन में भी था कि अगर ऐसा हम बोल रहे हैं और कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन हम अपलोड कर रहे हैं वही एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करके, क्योंकि उसको एक्सटर्नल डिवाइस तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ना वो बीयूसी और वीवीपैट का पार्ट है, ना ही वो जो कस्टडी चेन है, स्ट्रांग रूम कस्टडी चेन है उसके पार्ट है ना, ना उसका हम रखते हैं, ना कमीशन की खुद का डायरेक्शन है, और उनको भी जो डायरेक्शन है वो ये है कि वो आए करे और उसके बाद एक दिन बाद उसको लेके चले जाए। तो जब ये रहता है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू कि उनका जो क्योंकि वो भी ऑनेस्ट इंडिविजुअल से जो बेल और सीसीएल के इंजीनियर से जो काम कर रहे हैं, तो उनकी इंटेंशन क्या है वो सब सेकेंडरी है। बट जब ये कनेक्शन होता है यहाँ पे एक डिफिकल्टी आता है। हाँ, हमने खुद जो बहुत सारे सेफगार्ड्स बताए थे, है ना, हमने सेफगार्ड्स बताया था कि क्या टेक्निकल सेफगार्ड में क्या क्या बोले थे कि स्टैंड अलोन डिवाइस है, वन टाइम प्रोग्रामेबल है, रूडिमेंट्री है, तीन चीजें बोले थे। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी इस वक्त जो नया डिजाइन में, हम एक एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो स्टैंड अलोन हमने बोला नहीं है। वन टाइम प्रोग्रामेबल, हमने कुछ तो डेटा अपलोड कर रहे हैं इसमें, जो नाम सिंबल है, चाहे बिटमैप के थ्रू हो कैसे भी हो, पर कुछ तो अपलोड कर रहे हैं, प्रोग्रामेबल तो चाहिए। तो ये जो वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस का वो आपने बाहर कर दिया। रूडिमेंट्री तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस अगर एक डेटा ट्रांसफर हो सकता है और उसके बाद उसको प्रिंट करना है तो प्रिंटर का ड्राइवर चाहिए होगा, उसके मतलब बहुत सारी जो वीपैट है, इट्स अ मेजर मशीन इन इटसेल्फ, वो रूडिमेंट्री काउंटर तो नहीं है। तो ये जो टेक्निकल सेफगार्ड तो आपने बाहर कर दिया। तो दूसरी जो बात आती है, जो ईवीएम जो है, कैंडिडेट अनअवेयर था, कैंडिडेट एग्नोस्टिक था, उसको पता नहीं होता था कि सिर्फ कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2। पर अभी ऐसा नहीं है, आपने वोट डाला तो वीवीपैट को तो पता होना चाहिए ना कि सिंबल जो है हाथ प्रिंट करना है कि लोटस प्रिंट करना है, तभी तो वो प्रिंट कर पा रहे हैं। तो वो जो कैंडिडेट अवेयर हो गया है मशीन, ये तीनों जो है ईवीएम वीवीपैट ईवीएम सॉरी बीयूसी और वीवीपैट मिला के अगर देखोगे, तो वो अवेयर हो गया, कैंडिडेट अवेयर हो गया कि 1 में कौन है, 2 में कौन है, 3 में कौन है, 4 में कौन है। अगर इसके इन्फॉर्मेशन के बिना वो प्रिंट नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई कैंडिडेट अवेयरनेस। दूसरा जो हमने कहा है कि 2 स्टेज रैंडमाइजेशन करते हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने वाला है और कौन सी बूथ में जाने वाला है। हम जो एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, ये 2 रैंडमाइजेशन करने की बात कर रहे हैं कि हमको ये पता है कि ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने वाला है, और ये भी पता है कि जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो वीवीपैट कौन सी बूथ में जाने वाला है। ये दोनों इंफॉर्मेशन जो रैंडमाइजेशन स्टेज है, ये खत्म करने के बाद जो है, हम जो एक एक्सटर्नल डिवाइस जो कि जो स्ट्रॉन्ग रूम कस्टडी चेन की पार्ट नहीं है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो रैंडमाइजेशन के फायदा भी कुछ अभी रहा नहीं। ये कनेक्शन कब होता है, एफएलसी और एक जो पहला मॉक पोल था, जो एक्सटेंसिव मॉक पोल होता था, उसके बाद हो रहा है। तो वो मॉक पोल तो यूजलेस हो गया, क्योंकि उसमें जो भी करे, आपने एक नया डिवाइस अभी कनेक्ट कर रहे हैं तो वो मॉक पोल भी आपका जो है गायब, मतलब कंप्लीटली वेस्ट हो गया। तो अगर इस सेफगार्ड्स की अगर बात करें अभी, तो और दो मॉक पोल बचता है, एक जो इलेक्ट पोल जो कमीशनिंग का दिन का मॉक पोल है, और एक जो है लास्ट डे का। जो लास्ट डे का मॉक पोल है वो हमेशा इस पे सवाल ही उठता था कि सबको पता है कि 85 वोट होता है, तो 50 के बाद अब शुरू करो, ये तो बहुत बहुत वीक डिफेंस था वो जो 50 का मॉक पोल था। जो मेजर था कि वो कैंडिडेट्स खुद आके, कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव्स खुद कमीशनिंग के बाद आके वेरीफाई कर सकते हैं। वो भी वहां पे भी एक हमने वल्नरेबिलिटी ले आया, क्योंकि इलेक्शन डेट
भी हमें इस वक्त पता है कि व्हेन यू नो एंड डेट एंड स्टैंपिंग जो है वो वोटिंग मशीन करते भी है कि कब किसको वोट डाला गया है और नहीं किया है। तो ये जो है इलेक्शन डेट के नॉलेज है, कैंडिडेट का सीक्वेंस का नॉलेज है, और कौन किस बूथ में जाने वाला है ये नॉलेज है। ये तीन नॉलेज के साथ जो है जब एक कनेक्ट होता है देन इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि मैलवेयर जाता हो, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि क्या जा रहा है। आपने मान लीजिए एक यूएसबी कनेक्ट किया आपके कंप्यूटर में, है ना, और यू आर वेरी ऑनेस्ट, मतलब हाँ आपको 100% पता है कि मेरा यूएसबी क्लीन है, सब कुछ ऐसे ही है। वो यूएसबी मैंने थोड़ी देर पहले किसी और लैपटॉप से कनेक्ट किया था, वो लैपटॉप मैंने किसी और इंटरनेट से कनेक्ट किया था, और उसके बाद वो यूएसबी मैं अपने कंप्यूटर में कनेक्ट किया। इससे पहले मान लो मैंने फुल कंप्यूटर स्कैन कर दिया, उसके बाद मैं यूएसबी कनेक्ट कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ एक एक जो है पिक्चर कॉपी कर रहा हूँ। मेरा मन में इतना ही है कि मैं सिर्फ एक पिक्चर कॉपी कर रहा हूँ। पर एनी जिसने भी अगर कभी यूज किया होगा तो उनको पता होगा कि उसके साथ क्या क्या उसमें कॉपी हुआ है, नहीं हुआ। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो। और वेरीफाई कैसे करें, ठीक है, ये एक डिफेंस हमेशा इसमें आता है कि आप इसलिए नहीं कह मैं सकते ये क्योंकि कर्नल साहब, अनलॉक है। मैं किसी क्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ। कर्नल साहब, मैं हाँ किसी जी। क्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत कॉमन चीजें हैं कि जब मान लीजिए कि आपकी कोई तस्वीरें हैं और आपने मुझे कहा कि भाई ये फोटोग्राफ्स हैं या ये मेरा आधार कार्ड है, ये अपने लैपटॉप में आप डाउनलोड कर लीजिए, ये पेन ड्राइव में है, और आपने वो पेन ड्राइव मुझे दी। मैंने अपने लैपटॉप में वो पेन ड्राइव लगाई और आपका आधार कार्ड अपने लैपटॉप में ले लिया, लेकिन उसमें ऑटो लोडिंग प्रोग्राम्स पहले से होते हैं जो मेरे कंप्यूटर में आ जाएंगे बिना किसी कमांड के। ये तो बहुत कॉमन नॉलेज है। ये मैं किसी बहुत सोफिस्टिकेटेड क्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब तो ये हाँ सब जी। हाँ जी। टेक्नोलॉजी तो जो आप सिनेरियो बता रहे हैं, इसमें ईवीएम की सुरक्षा में बड़े लूप होल्स हैं, बड़े छेद हैं। और जो रैंडमाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, इसी अब इंडिया गठबंधन की चिट्ठी गई है और अभी इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दिया है, और यही रैंडमाइजेशन का बात उन्होंने अपने एफएक्यूज में डाल के ये बात की है। नहीं, ये सबसे जिस बड़ी जिसको मतलब जिसको जिसको आप एकदम एकदम सिरे से खारिज कर रहे हैं आप, कि वो नहीं बिल्कुल। रैंडमाइजेशन के बाद, उस रैंडमाइजेशन के बाद अगर उसमें कैंडिडेट के नाम जा रहे हैं, नाम जा रहा है, कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज हो रहा है, और ये मालूम है कि ये ईवीएम किस पोलिंग बूथ पे किस कंस्टिट्यूंसी में लगने वाली है, तो फिर इस पूरी एक्सरसाइज का कोई मतलब, वो उसकी जो सिक्योरिटी है वो तो फिर वो उसमें छेद ही छेद है। नहीं बिल्कुल। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो जो वीवीपैट में एक लॉन्ग फॉर्म लिखा था उसको मैंने इसको जुगाड़ मतलब कहा था कि जुगाड़ है, क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम एड्रेस करना चाह रहे थे। वो प्रॉब्लम था कि हमें नहीं पता कि हमने बैलेट यूनिट पे एक प्रेस किया और वोट कंट्रोल यूनिट में क्या गया, ये हमें पता नहीं है, इसीलिए हमें कुछ चाहिए। दिस वाज द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू एड्रेस, है ना। और उसमें हम वीवीपैट इसको लेके आए। पर वीवीपैट लेके आने के बाद हमने दो चीजें करने जरूरी था। एक तो हमारी जो एग्जिस्टिंग सेफगार्ड्स मैकेनिज्म्स थे वो टेक्निकल हो, जो जिसको आप प्रोसेस कहिए, ये जो रैंडमाइजेशन मॉक पोल, क्या ये नया डिवाइस इंट्रोड्यूस करने के कारण मेरा एग्जिस्टिंग सेफगार्ड अभी वैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो एनालिसिस करना जरूरी था। ये हमने नहीं किया ना। आप अभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स उठा के देखोगे, जितनी भी सेफगार्ड्स की बात करेंगे वो विदाउट वीवीपैट वाला सिनारियो के ही बात करेंगे। अभी बहुत सारे जो अगर जी। डिफेंड करते हुए, ईवीएम को डिफेंड करते हुए आपको ट्विटर पे पढ़ने को मिलेगा या फिर कहीं और मिलेंगे, वो सब वो जो पुराने जो विदाउट वीवीपैट वाली जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये ना जानते जी। हुए कि वीवीपैट का इस डिजाइन में पोजीशन कहाँ है। पोजीशन बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये एक्चुअली वोट डाल रहा है, और इसका जो इसमें वोट कैसे मतलब इसमें नाम इंफॉर्मेशन कैसे अपलोड होता है, ये दो इंफॉर्मेशन ना जानते हुए वो एग्जिस्टिंग डिफेंस है उसी को बार बार दोहराया जा रहा है, जो मुझे नहीं लगता है कि मैलिफाइड ही है, क्योंकि वो बिलीफ है, वो चलता आ रहा है कि बस वैसे ही है और वो सेफगार्ड्स काफी है। वो सेफगार्ड्स काफी नहीं है, ये बार बार ये मैं यही कह रहा हूँ कि हमने जो है वीवीपैट इंट्रोड्यूस करने से जो प्री वीवीपैट ईवीएम्स की जो सेफगार्ड्स है उसको सरेंडर किया एक। और वीवीपैट की जी। जो स्ट्रेंथ है, वीवीपैट की स्ट्रेंथ क्या थे, वेरीफाइबिलिटी और ऑडिट, है ना, ये दो दो मेन स्ट्रेंथ था। अगर इसको अगर ढंग से करते
तो हम जो सरेंडर किया ना उसकी भी जरूरत, उसको हम मान लेते कि मान लो वहां पे हमने सरेंडर कर दिया, पर हम तो वेरीफाई तो कर पा रहे हैं, और वेरीफाई वोटर वेरीफाई कर पा रहे हैं, और हम वोटर जिसको जिसको वेरीफाई किया उसको हम ऑडिट कर पा रहे हैं। ये दो चीज जो वीवीपैट की स्ट्रेंथ है उसको भी हमने नहीं लिया, तो इट इज काइंड ऑफ ए मिक्स मैच काइंड ऑफ थिंग जो हमने लेके आया जिस इलेक्शन प्रोसेस में, और उस पर कोई तो डिस्कस आपके एक बहुत अच्छे ढंग से करण साहब ने समझा दिया कि जो इलेक्शन कमीशन के बार बार जो दावे हैं और उसी बात को दोहराते हैं वो, और वो प्री वीवीपैट ईवीएम की बात ज़्यादा करते हैं कि वो जो है उससे छेड़छाड़ संभव नहीं है, लेकिन यहाँ तो छेड़छाड़ हो रही है और उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन की जो ये बार बार की क्लैरिफिकेशन है वो बहुत कन्विंसिंग नहीं है। बहुत जो जो तमाम सारी शंकाओं के जवाब वहाँ मिलते नहीं हैं। लेकिन आप ये बताएं कि समस्या का समाधान क्या हो? क्या ये समाधान नहीं, है कि वीवीपैट का प्रिंट उस बक्से में न जाके शीशे में वो बाहर आए और मतदाता उसको देखे और बॉक्स में डाले और उसकी काउंटिंग हो? देखिए वो एक्चुअली मैं वहीं पे आ रहा हूँ, वेरीफाइबिलिटी और ऑडिट, वहीं पे ये उसी से ये आपको सोल्यूशन उसका भी आ जाएगा, क्योंकि हाँ, एडहोक सोल्यूशन सोल्यूशन जो है ना कि हमने जो एडहोक सोल्यूशन सोचा था कि हम ऐसे वीवीपैट डिजाइन कर लेंगे, और बीच यहाँ हमने लाइक वी काइंड ऑफ कॉर्नर्ड आवरसेल्व्स इन लाइक दिस विद एडहोक सोल्यूशनिज्म। तो मैं समझता हूँ कि वो एक्चुअली एसेंशियली क्या है, हमें वेरीफाई करने का, वोटर को वेरीफाई करना चाहिए, और जिसको वोटर ने वेरीफाई किया उसका प्रॉपर ऑडिटिंग होना चाहिए। अगर ये दो चीजें इंश्योर कर सकता है तो वी कैन एक्चुअली बी कॉन्फिडेंट दैट आवर इलेक्शंस आर डन इन अ प्रॉपर वे। वेरीफाइबिलिटी की बात है कि जो कहा कि एक्टिव वेरीफाइबिलिटी मतलब जिसमें वोटर जो है हाँ या ना, हाँ ये मैंने इसी को ही दिया है और वही आया है, ये करने का एक ऑप्शन वोटर के पास होना चाहिए, है ना। अब वो किस तरीके से उसको डिजाइन करे, बट दिस इज द रिक्वायरमेंट, है ना। वो वेरीफाइबिलिटी इज द रिक्वायरमेंट व्हेन इट कम्स टू वीवीपैट। अब अगर प्रिंट होके आता है और फिर मेरे पास रहता है तो लोग मतलब ये शक करते हैं कि उसमें वेरीफाइबिलिटी हो जाता है क्योंकि प्रिंट होके आता है, तो इट्स वन वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट। बट उसमें एक शक आ जाता है कि आपके पास आ गया तो वो फिर आपने ना डाले उसमें, तो बाद में इसमें डिफरेंस आ जाएगा सीयू और वीवीपैट के बक्से में, तो फिर उसका क्या होगा। देयर आर क्वेश्चंस दैट कम्स काइंड ऑफ अलोंग दैट, but verifiability in one way or the other will have to be implemented. Easy way could be this immediately, but I think even some kind of a redesign of the VVPAT itself is possible जहां पे verifiability आप implement कर सकते हैं। दूसरा जो है ऑडिट की बात है, वो ऑडिट से भी ऊपर होके मैं एक इंटरेस्टिंग बात कहूंगा कि अगर आप कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स देखेंगे कमीशन का ही, उसमें 56D4B जिसको मैंने एक्चुअली कुछ दिन पहले डाला था, उसमें कमीशन कहता है कि अगर कंट्रोल यूनिट की काउंट, मतलब जो वो काउंट है, वोट काउंट है, जो ईवीएम का काउंट और पर्ची का काउंट जो पेपर स्लिप है, वीवीपैट की स्लिप, इनमें अगर अंतर आता है आप काउंट करते हुए रिजल्ट के दौरान, तो जो पर्ची का काउंट है उसको आपको सही मानना है, और रिजल्ट शीट में पर्ची का काउंट आपको लिखना है, ईवीएम की काउंट नहीं लिखना है ना। ईवीएम का जो काउंट है उसको नहीं लिखना, ये कमीशन का खुद का डायरेक्शन है। इसके बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं सबको कि ऐसे करना चाहिए। वो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरा एक वोट है ना, मेरा एक एक्सप्रेशन है, अभी वो दो जगह रिकॉर्ड हुआ है। एक तो वो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हुआ है जो ईवीएम में गया है, और दूसरा जो है वीवीपैट में जो पर्ची के तौर पे जो मैंने देखा है, वेरीफाई तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, पर मेरा जो प्रिज्यूम्ड वेरिफिकेशन है वो है, एक पर्ची है। इसमें से मेरा एक्चुअल वोट कौन सा है, क्या वो पर्ची है जिसको मैंने देखा है, या वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो जिसको मैंने नहीं देखा। जो जिसको मैंने देखा है वो काउंट नहीं होता, और जिसको मैंने नहीं देखा है वो काउंट होता है। और कमीशन कहता है कि जब ये दोनों के बीच में अंतर कभी मान लो आ गया, पांच, जब आप 5 करते हुए या 1 करते हुए, तो जिसको आपने देखा है उसी को सही वोट मानना चाहिए। तो अगर सही वोट वो है तो ये कोई डिजायरेबिलिटी तो की वही बात नहीं काउंट है भी या हो। डिमांड। बिल्कुल, कमीशन अगर खुद ही ये बोल रहा है कि यही है सही वोट, तो सही वोट ही तो काउंट करना चाहिए ना। तो अगर सही दो वोट में की अंतर है गिनती होनी तब चाहिए। तो गिनती तो उसी की होनी चाहिए। उसमें मुझे नहीं लगता है कोई इतना
डिबेट या फिर उसमें स्टैटिस्टिकल ऑडिट का तो बात आती है, जो हाइपर जियोमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पॉपुलेशन साइज और मार्जिन और कॉन्फिडेंस इंटरवल वो सब लेके आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ईवीएम को आप काउंट करना है और वीवीपैट को काउंट करना है तो उसमें से कितने को आपको काउंट, मतलब कितने को करके आप इतना कॉन्फिडेंस पे बोल सकते हैं कि एक भी ईवीएम पे गलती नहीं हुआ है। वो एक अलग बात है, ठीक है, वो कर सकते हैं, वो ऑडिट ऑडिट के पार्ट। बट उससे पहले जो उससे भी ज्यादा एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये आता है कि वोट कौन सा है मेरा, इसमें से मेरा एक्चुअल वोट कौन सा है। ये पहले कभी नहीं हुआ है ना। पहले या फिर बैलेट होता था जो कि मेरा वोट होता था, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता था जो मेरा वोट होता था। अभी दो है, एक पर्ची है और एक इलेक्ट्रॉनिक है। और वैसे तो कमीशन कहता है कि गिनती करो इलेक्ट्रॉनिक का, और पर अगर अंतर आता है कहीं पे तो पर्ची का मानो। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और कमीशन ये कह रहे हैं कि जिसको मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने जो वोटर ने जिसने देखा है और वेरीफाई किया है वो पर्ची है, तो ऑफ कोर्स उसी का ही वैल्यू होना चाहिए। बिल्कुल आई एग्री दैट। अगर पर्ची का वैल्यू है और सही वोट वो है तो सही वोट की गिनती करो। वो कोई बिल्कुल इसी बात पे, डिमांड की बात नहीं। बिल्कुल जो पर्ची है, जो फिजिकल चीज है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, गिनती उसी की होनी चाहिए। और कन्नन साहब, आपने इतना वक्त निकाला और इसको समझाया, और क्योंकि हमारे बहुत से दर्शकों को बड़ी शंकाएं थी, और पूरी आपकी बातचीत से जो लबो लबाब निकल कर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो जवाब हैं वो बहुत कन्विंसिंग नहीं है, संतोषजनक नहीं है। और इसको केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह के, या ये जो लोग चुनाव हार जाते हैं वो ओनर होते हैं ईवीएम का, ये कहकर इसको किनारे नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, और उस लोकतंत्र की बुनियाद है वोट, और उसका सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है मतदाता है। अगर उसको ये मालूम ही नहीं है कि उसका दिया हुआ वोट काउंट हो रहा है या नहीं काउंट हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। ज़रूरत इस बात की है कि इसको इलेक्शन कमीशन इसका कोई सलूशन ढूंढे और हाँ जी। बातचीत करे, पब्लिक ऑडिट करे, पब्लिक को, जरा जनता को समझाए कि ये सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ियां हैं जिसको हम ठीक कर रहे हैं। तो कन्नन साहब, हाँ एक जी। बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ईवीएम में कैसे फंक्शन करती है, और ये वीवीपैट की ईवीएम में कितने सुरक्षा में कितने छेद हैं उसको समझाने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप लोगों की बहुत शंकाएं थी ईवीएम को लेकर, और कन्नन साहब की बातचीत से काफ़ी शंकाएं मुझे लगता है कि दूर हुई होंगी। और विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है, सिविल सोसाइटी के लोग लड़ रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन इस देश में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया के तमाम सारे विकसित देश अ, अभी भी बैलेट पेपर पे चुनाव लड़ते हैं। जिन देशों में ईवीएम इजाद हुई वो भी ईवीएम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो हमारे इलेक्शन कमीशन को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो पारदर्शी हो, और जनता को भरोसा हो कि जिसको उन्होंने वोट दिया है उन्हीं का वोट काउंट हुआ है। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नमस्कार।